हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है, वेलकम है आप सब लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं संदीप तिवारी और मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स का वीडियो क्लास 12th के लिए। और ये टॉपिक जो इस वीडियो का है वो ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स में या ऑप्टिक्स या लाइट कह सकते हैं। लाइट से रिलेटेड जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच होती है उसे हम नाम देते हैं ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स में लाइट का रिफ्रैक्शन एक स्फेरिकल सरफेस से, तो यानी लाइट का रिफ्रैक्शन कहाँ से हो रहा है जब सरफेस कैसी है, स्फेरिकल। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर समझेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं और अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, जितने भी लोग फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं सबसे इसे आप सब्सक्राइब करवाइए। जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं या बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनसे उन्हें इसके बारे में बताइए और उनसे इसे सब्सक्राइब करवाइए। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें क्लास 8th में आपने पढ़ी होंगी, क्लास 9th में पढ़ी होंगी और 10th में पढ़ी होंगी। 9th में तो नहीं है टॉपिक, 10th में ज़्यादा है। तो 10th के बाद फिर उसके बाद सीधे आके आप उसे 12th में पढ़ते हो। तो वही लेंस और मिरर की बात इसमें होती है। तो फिलहाल हम लेंस पे आ गए। तो लेंस का मतलब रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखिए, लाइट क्या होती है, ऐसे मीडियम्स में चलती है जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जैसे एयर ट्रांसपेरेंट है तभी हम देख पाते हैं इधर से उधर की चीज़ें। ग्लास, वाटर, तो ऐसी जो भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उनके अंदर लाइट चलती है। तो अब सपोज जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो एक गोला है, हम कह सकते हैं ये किसका गोला है, इसे हम कह सकते हैं ग्लास का। ठीक है, और यहां पर हमारी क्या है, एयर। तो इधर एयर है और ये जो एक स्पेरिकल मैंने बाउंड्री बनाई हुई है, स्पेरिकल बाउंड्री मतलब यहां से लेकर, ठीक है, तो इसके इधर हमारे पास क्या है, ग्लास। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक मीडियम से लाइट, सपोज ये मैंने ऑब्जेक्ट रख ली, यहां पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटी सी, ठीक है, एक पॉइंट के साइज की ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट जा रही है, यहां पर टकराएगी, यहां पर इस बाउंड्री से वो टकराएगी और क्योंकि इधर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वो उसके अंदर जा सकती है। अगर अगर सपोज मैं यहाँ पर लकड़ी रख देता, मतलब ये गोल साइज का लकड़ी का टुकड़ा रख देता, तो लाइट उसके अंदर जा नहीं पाती। लेकिन अगर ये ग्लास है तो लाइट अंदर जा सकती है। तो जब यहां से, इसे हम कहते हैं एक मीडियम, ठीक, एयर एक चीज है, ये एक मीडियम हो गया और इधर जो ग्लास है ये दूसरा मीडियम हो गया। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है। तो ये जो उसका नॉर्मल पाथ था उससे वो बैंड हो गई। ठीक है, तो अब हमने फिलहाल ये सरफेस कैसी ली है, स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल नहीं भी हो सकती है, जैसे सपोज मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इधर तो मैंने एयर रखा है और इसके इधर मेरा ग्लास है, तो यहाँ पर लाइट अगर ऐसे पड़ेगी तो ये तब भी क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है, ये सरफेस जिसे हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, ये प्लेन है। यहाँ पर कैसी है, स्पेरिकल। तो हमें फिलहाल ये स्टडी करनी है। तो स्पेरिकल सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। ये कैसा है, हमारा प्लेन सरफेस। तो ये आ गई हमारी स्पेरिकल सरफेस। अब रिफ्रैक्शन में जो दो लॉ है हमारे, पहला लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। ये पहला जो स्नेल्स लॉ है इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसी से हमारा ये जो डेरिवेशन है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिराइव कर रहे हैं। हम डिराइव कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके से लाइट जाएगी तो जो u होती है, u क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और v क्या है हमारी, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ठीक। और तीसरी चीज है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सपोज ये सेंटर है इस स्फेयर का, ठीक है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है उसी को हमने डिराइव करना है, ठीक है। तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? जब भी कहीं पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब भी कहीं पे कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता है? म्यू टू ओवर म्यू वन। तो साइन आई ओवर साइन आर, आई इज दिस एंगल, एंगल किसके साथ बनता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे जो सरफेस पर पड़ रही है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये जो हमारी नॉर्मल है यहां पर आकर यहां पर टकरा के ये रे बेंड हो जाती है, ठीक। इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो साइन ऑफ दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, इनके बीच का जो रेशियो है वो म्यू टू ओवर म्यू वन होता है। म्यू टू क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर मैं म्यू टू लिख देता हूँ, यहाँ पर म्यू वन लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर म्यू टू की मैंने कुछ वैल्यू ले ली है 1.5, ये कुछ भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ग्लास है तो 1.5 ले लिया है। कुछ और मटेरियल हो सकता है, वाटर भी हो सकता है इधर, और ग्लास भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ ये स्नेल्स लॉ ही यूज करना है। अब इस कांस्टेंट को भी मैं हटा देता हूँ, सिंपली हमें समझना है कि ये क्या होगा? म्यू टू ओवर म्यू वन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू ओवर म्यू वन, म्यू टू ओवर म्यू वन। तो अब हमें ये चीज लानी है, साइन आई ओवर साइन आर, और हमें पता है कि वो म्यू टू ओवर म्यू वन के बराबर होगी, इसे हमें यूज करना है। अब इसको यूज करने से पहले हमें आई और आर की वैल्यूज इस फिगर से पता करनी है, ठीक है। तो ये तो आई हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, मुझे आई पता करना है। ये आई जो है इसके लिए एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये नॉर्मल है, पहले नॉर्मल को समझ लेना, नॉर्मल को लेके डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है? कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती है उस पर हम परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारी, जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा होता है जिस सरफेस से, ये है हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ठीक। और इसी के साथ जो एंगल ये इंसिडेंट रे बना दी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और ये है अब यहां पर तो क्या कह देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का बन गया, रिफ्रैक्शन का भी बना लेते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? फिर से नॉर्मल आई, ये लाइट रे आ गई, इंसिडेंट रे, उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे चली जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल हमेशा कहां होती है? सरफेस पर नॉर्मल, इस सरफेस पर ही नॉर्मल है। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है, इस पर भी नॉर्मल बनाते हैं। कभी भी हमारे पास कोई स्फेरिकल या सर्कुलर हो तो इस पर नॉर्मल क्या होता है? रेडियस। अगर ये कोई भी सरफेस है स्फेरिकल या सर्कुलर कह सकते हो, वैसे स्फेरिकल ही कहना पड़ेगा, सर्कुलर करेक्ट नहीं है। स्फेरिकल सरफेस हो, उस पर मैं एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डालना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा? सेंटर से एक लाइन बना दो, जो भी रेडियस होती है हमेशा उस पर नॉर्मल होती है ना। तो ये रेडियस होगी, रेडियस, रेडियस
नॉर्मल, नॉर्मल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का साइन, सेम चीज है, नॉर्मल टू स्फीयर। तो अब अगर इसका सेंटर ये है तो ये रेडियस बना दी मैंने। अगर इस स्फेरिकल सरफेस का ये सेंटर है तो ये हो गई हमारी नॉर्मल लाइन, है ना, रेडियस इज द नॉर्मल। तो रेडियस हमेशा क्या हो जाती है स्फेयर के लिए, नॉर्मल। तो नॉर्मल समझ में आ गई। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब हमको ये यूज करना है, ये यूज करने के लिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, उनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ बीटा, इसको बोल देता हूँ डेल्टा, ठीक है। ये एंगल हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया डेल्टा। अब ये जो आई है और आर है, इनकी वैल्यू मैं पता करूंगा इनके टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन आई और साइन आर पता करना है। साइन आई और साइन आर पता करना है, किनके टर्म्स में पता करेंगे, अल्फा बीटा और डेल्टा के टर्म्स में। तो अब देखते हैं, अगर मैं आई को देखूं, आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कहां से आता है, जो उस ट्राइंगल के, सपोज कोई मेरे पास ट्राइंगल है, बना लेते हैं ट्राइंगल, तो किसी भी एक साइड को आगे बढ़ा दो, किसी ट्राइंगल में ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल की किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दो, तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये जो बाहर वाला जो बनता है वो इन दोनों का सम होता है। ध्यान रखना है, साइड को आप आगे बढ़ा रहे हो तो ये एक जो एंगल बनेगा, ये दूर वाले जो एंगल होते हैं, दूर वाले, ध्यान रखना है, नजदीक वाले को लेना नहीं है, ये जो दूर वाले दो होते हैं इनके सबके बराबर होता है, मतलब सी बराबर यहाँ पर सिंपली हो जाएगा ए प्लस बी, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। सी यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियर, बाहर बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर आई एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, तो आई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दूर वाले एंगल, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, जो दूर एंगल बन रहे हैं ट्राइंगल के, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। और अगर हम इसको पता करना चाहें गामा को, गामा को अगर पता करना चाहें तो गामा सीधे तो पता नहीं होगा, लेकिन ये जो ट्रायंगल है, वैसे गामा की ये आर है, आर को पता करना है तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो उसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा, या आर प्लस डेल्टा, आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस डेल्टा। तो मेरे पास आई आ गया और इतना आ गया, आई भी आ गया, आर भी आ गया, मैं गामा कह रहा हूँ तो गामा नहीं बोलना, आर बोलना है। तो मेरे पास आर भी आ गया, आई भी आ गया, किनके टर्म्स में, अल्फा बीटा और डेल्टा के टर्म्स में, अल्फा बीटा बीटा डेल्टा। तो अल्फा बीटा डेल्टा तीन है, इनके टर्म्स में मुझे आई और आर मिल गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये अल्फा बीटा डेल्टा से फायदा क्या है, फायदा क्या है, देखो हमें फाइनली चीजें किसके टर्म्स में लानी है, u v और r के टर्म्स में। u क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमारी है उसकी इस सरफेस से क्या दूरी है, डिस्टेंस है, और v का मतलब है कि जो इमेज बन रही है उसकी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या दूरी है, डिस्टेंस है। ऐसे ही r इसकी अपनी रेडियस है, भाई वो तो r इसकी फिक्स है ना। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे आपने साइन कॉस टेन सुने हैं, तो टेन को यूज करते हैं, टेन जो रेशियो होता है उसे यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे u है तो यहाँ से यहाँ तक है ना। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, मैंने यहाँ से एक
परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर एक एजम्पशन लेंगे, एजम्पशन हम क्या लेके चलेंगे कि जो m है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये लगभग नहीं के बराबर है, बहुत ही छोटी है और लगभग हो ही जाता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी स्फेरिकल सरफेस हो तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। ठीक, अब अगर मैं लूं tan अल्फा, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको अगर नाम दे दें P, तो ये पॉइंट हो गया पोल और ये हो गया M। एजम्पशन कि PM क्या है, नियरली जीरो, PM नहीं के बराबर डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं अगर tan अल्फा लेना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, ये डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कह लो या यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कह लो, उसको हम नियरली सेम मानेंगे। तो tan अल्फा हो गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं Q, QM डिवाइडेड बाई OM, QM डिवाइडेड बाई OM। QM को कुछ भी रहने देते हैं, QM जो भी है, OM इसको हम लगभग मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली U, so we will take OM as U। ओके, अब हम चलते हैं आगे, अल्फा tan अल्फा हो गया, tan बीटा पता करते हैं, सबके tan पता करेंगे, तो tan बीटा मैं यहां पर कर देता हूं, tan बीटा, tan बीटा यानी कि दिस थिंग ओवर दिस थिंग, तो फिर से QM डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, तो हमने इसको PM को नियरली जीरो माना है, तो ये डिस्टेंस को हम R के बराबर ही ले लेंगे। ऐसे जब मैं फाइनली tan डेल्टा लूंगा, ऐसे फिर हम tan डेल्टा भी लेंगे, तीसरा एंगल जो रह गया, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, दिस थिंग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर ही मान लेंगे, क्योंकि PM क्या है, जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा QM डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, V। ठीक है, तो हमारे पास तीनों रेशियो हो गए, tan बीटा, tan अल्फा, tan डेल्टा। अब यहां पर इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं, r बराबर बीटा माइनस गामा लिख देते हैं, बीटा माइनस डेल्टा। अब हम इसको यूज करेंगे साइन i ओवर साइन r, इसको मैं इधर लिख देता हूं, tan अल्फा बराबर QM ओवर U, तो मैंने तीनों चीजें रख दी हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, हम जब भी इस तरीके से ऑप्टिक्स में काम करते हैं तो जो भी डिस्टेंसेज होती हैं उनको हम साइन के साथ रखते हैं, साइन कन्वेंशन हमेशा हम फॉलो करते हैं। तो इससे इधर ये जो पोल होता है, इससे इधर के डिस्टेंसेज को हम नेगेटिव लेते हैं और इधर वालों को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो U है हमारा, ये हम नेगेटिव लेंगे, तो इसको हम यहाँ पर माइनस रखना हमको पड़ेगा। ठीक है, इससे इधर के डिस्टेंसेज हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं, तो tan अल्फा में जो ये U है इसमें माइनस साइन हमेशा लगाना पड़ेगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो वहीं पर रहने देते हैं। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हमें साइन i ओवर साइन r लिखना है, तो साइन i ओवर साइन r, साइन i ओवर साइन r। ठीक है, इसको हम लिखेंगे μ2 ओवर μ1 के। ठीक, अब जब भी हमें ये लिखना होता है, देखो साइन i ओवर साइन r, जब भी एंगल छोटे होते हैं, व्हेन थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। जब भी कोई एंगल छोटा है तो उसका साइन उसके tan के बराबर होता है और वही उसके एंगल के बराबर भी होता है, तो साइन थीटा, tan थीटा और थीटा बराबर हो जाते हैं जब भी थीटा छोटा होता है, व्हेनेवर थीटा इज स्मॉल। तो अब हम यहाँ पर साइन i तो लिखा है, तो मैं इसकी जगह tan i भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है
क्योंकि ये एंगल छोटे होते हैं। ऐसे ही साइन आर की जगह हम टेन आर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, सिर्फ ये पार्ट हम रखेंगे, टेन एल्फा बराबर माइनस क्यू एम, इसको यहां लिख देते हैं। टेन एल्फा बराबर क्यू एम ओवर माइनस यू। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पहले तो आई और आर की जगह वैल्यू रख देते हैं। आई की जगह क्या रख देंगे हम, एल्फा प्लस बीटा, और आर की जगह रख देंगे साइन बीटा माइनस डेल्टा बराबर म्यू टू ओवर म्यू वन। सिंपली मैंने आई और आर की जगह उनकी वैल्यूज रख दी हैं। अब हम इसी में क्या लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अब देखो साइन किसके बराबर होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होना चाहिए थीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह में लिख देंगे जस्ट अल्फा प्लस बीटा, और नीचे लिख देंगे बीटा माइनस डेल्टा, ये बराबर हो जाएगा म्यू टू ओवर म्यू वन। फिर से समझा रहा हूं, यहां पर हमने साइन आई था, आई की जगह मैंने आई की वैल्यू रख दी। यहां पर साइन आर था, आर की जगह मैंने आर की वैल्यू रख दी। ठीक, अब हम जानते हैं साइन साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा माइनस डेल्टा की जगह रख दिया बीटा माइनस डेल्टा। अब इसके बाद हम फिर से बैकवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड मतलब मैं इसको मिटा रहा हूं, अल्फा देखो थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर भी है। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह टेन बीटा, ऐसे ही नीचे टेन बीटा माइनस टेन डेल्टा बराबर म्यू टू ओवर म्यू वन। हम बैकवर्ड्स गए, है ना। पहले हमने क्या लिखा, साइन को हटा दिया कि साइन किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो साइन हटा दिया, साइन थीटा को थीटा रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर, तो अल्फा की जगह टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा। ठीक है, दो बार हमने यूज किया, एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड। अब इसी में हम वैल्यू रखते जाएंगे, टेन जो हमने यहाँ पता किए हैं, जो हमने टेन के रेशियो पहले पता किए थे, टेन अल्फा टेन बीटा टेन डेल्टा, वही सब हम फिर से यहाँ से पता करेंगे और इसमें रख देंगे। तो जैसे टेन अल्फा मेरा क्या है, क्यू एम ओवर माइनस यू, टेन बीटा क्यू एम ओवर आर, टेन बीटा नीचे फिर से क्यू एम ओवर आर माइनस टेन डेल्टा क्यू एम ओवर वी बराबर म्यू टू ओवर म्यू वन। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने जो टेन अल्फा टेन बीटा टेन डेल्टा पता किए थे वही सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अब सिर्फ सॉल्व करना है इसे। अब यहाँ पर देखो ये क्यू एम सबके ऊपर है, तो ये कैंसिल हो गया अपने आप, ऊपर भी यहाँ भी है, तो यहाँ रह गया माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर आर माइनस वन ओवर बी बराबर म्यू टू ओवर म्यू वन। अब सिर्फ इतना करना है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो रीअरेंज करना मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, मैं फाइनली बता देता हूँ कि अब क्या होगा। फाइनली जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, म्यू टू ओवर बी माइनस म्यू वन ओवर यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, इसको यही लिख देते हैं। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, है ना। तो किया क्या है हमने, देखो अब मैंने एक साथ इसलिए लिख दी है ताकि मैं अच्छे से इनको कनेक्ट करके दिखा सकूं। हमने टेन अल्फा टेन बीटा ये तीनों पता कर लिए, टेन अल्फा टेन बीटा टेन डेल्टा, और ये हमारे पास आ गया था। ये कहां से आया था, इसको भी एक बार मैं फिर से यहां पर बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा ओवर बीटा माइनस डेल्टा बराबर म्यू टू ओवर म्यू वन। तो
की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कहाँ से आया था, यहाँ पर आई की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। इसी में फिर अल्फा को हमने tan अल्फा बना दिया, बीटा को tan बीटा बना दिया, उसी में हमने ये वैल्यूज रख दी। इन वैल्यूज को रखा, ऐसे रखा, इसी को रीअरेंज किया, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए और यही है हमारी इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें ध्यान हमेशा क्या रखना है, जब भी आप वैल्यूज रखोगे u, v और r की, तो विद साइन रखोगे। विद साइन मतलब जो भी डिस्टेंस है इससे इधर होती हैं वो नेगेटिव रखी जाती हैं, इससे जो उधर होती हैं दे आर टेकन पॉजिटिव। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, r की वैल्यू, r अगर ये वाली सरफेस है तो r हमारा फिलहाल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर सरफेस ऐसी होती, अगर सरफेस इस तरीके से होती, ये है हमारी कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। मैं अगर यहां से देखूं तो बात कर रहा हूं, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमें कॉन्वेक्स दिखेगी, और अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं तो ये कॉनकेव दिखेगी। तो इसकी जो आर है वो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसका सेंटर इधर कहीं आएगा। ठीक है, इसमें सेंटर इधर की ओर है तो आर होगी नेगेटिव, और इसके केस में आर क्या है, पॉजिटिव है। तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जब भी आप स्फेरिकल सरफेस पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में आर क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हम सेंटर उधर की ओर ले रहे हैं और उधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती है, इधर की ओर जो ले रहे हैं वो नेगेटिव होती है, तो इसके केस में आर नेगेटिव है। ठीक है, और म्यूअल क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज